हेलो ऑल माय डियर मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हाँ दोस्तों, सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक तरफ हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, तो दूसरे तरफ दोस्तों बोकारो सेल का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। जो 2019 का वैकेंसी है दोस्तों, वो उसमें एक बार शायद एग्ज़ाम हो चुका था, बट किसी रीज़न के कारण सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो फिर से बोकारो सेल ने नोटिफिकेशन दिया है कि 16 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और 26 अप्रैल को दोस्तों एग्ज़ाम होने का संभावना है। तो सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी तेज़ कर ले और ये मौका को अपने हाथ से ना जाने दे। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे वैकेंसी आ चुका है दोस्तों, जैसे कि यूपी इस्पात निगम लिमिटेड में यूपीएससी इंजीनियर्स का ये भी निकल चुका है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं दोस्तों डिप्लोमा लेवल का। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सारे एग्ज़ाम्स के रियल प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस का सलूशन कराने जा रहा हूं, जैसे एनसीएल का क्वेश्चन पेपर, इसरो का क्वेश्चन पेपर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, और एसएससी जेई आरआरबी जेई सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके रियल पेपर का दोस्तों मैं आज से आप लोगों को क्वेश्चन का सलूशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है, और ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से पूछा गया था, और ये मैकेनिकल टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। देखिए डेट और एग्ज़ाम टाइमिंग डेट सभी दिया हुआ है दोस्तों इसमें। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला के। तो मैं दोस्तों 30 क्वेश्चन आज सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन में पूरा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन का जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है उसका मैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्यूशन कराऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बताऊंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। टेक्निकल क्वेश्चन को जब तक आप डीपली नहीं समझोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, जो पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन से 2 शब्द मुद्रित किए गए थे, ठीक है, शब्द मुद्रित किए गए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे दोस्तों, और इंग्लिश वाले इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, जिसको कोई हिंदी में प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन तो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन से 2 शब्द मुद्रित किए गए थे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, ये 2 ऐसे शब्द थे जो स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर मुद्रित किए गए थे, ठीक है, जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हेन मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज कॉल्ड। जब मैक नंबर 1 से कम होगा तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है हाइपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो, ठीक है। तो पहले हम लोग इस सोल्यूशन से पहले हम लोग मैक नंबर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मैक नंबर। तो मैक नंबर क्या होता है दोस्तों, रूट ओवर, मैक नंबर रेशियो है रूट ओवर किसका होता है, इनर्शिया फोर्स टू दी किसका, रूट ओवर इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स होता है, ठीक है, टू द इलास्टिक फोर्स, ठीक है दोस्तों। तो मैक नंबर क्या है, मैक नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, ठीक है। और ये मैक नंबर जो है दोस्तों, इससे क्या करते हैं हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट का साउंड स्पीड जो होता है, स्पीड हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, साउंड के स्पीड से, ठीक है, साउंड के स्पीड से हम लोग कंपेयर करते हैं मैक संख्या से, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मैक नंबर इज नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड रेशियो होता है, ठीक है। ये न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं दोस्तों, आप लोग सुनते होंगे कि अक्सर इसरो ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है।
तो यही चीज़ है दोस्तों, जब मिसाइल में हाइपरसोनिक सुपरसोनिक ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में मैक संख्या का यूज़ क्या है दोस्तों, जो फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड हम लोग साउंड के स्पीड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड में क्या होता है, मैक नंबर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट in fluid to the velocity of sound in that fluid, ठीक है, in that fluid। ओके दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में जिसका वेलोसिटी है और साउंड का उसी फ्लूइड में क्या वेलोसिटी, उसका कंपेयर को हम लोग मैक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे दोस्तों कि मैक संख्या अगर 1 से कम है तो क्या कहेंगे, मैक संख्या इक्वल टू 1 है तो क्या कहेंगे, और मैक संख्या 1 से ज़्यादा है तब क्या कहेंगे, ठीक है। और मैक संख्या 5 से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे। तो देखिए मैक संख्या जब 1 से कम हो तब क्या कहेंगे, सबसोनिक कहते हैं दोस्तों, सबसोनिक फ्लो कहते हैं, सबसोनिक फ्लो। अब मैक संख्या इक्वल टू 1 रहता है तो क्या कहते हैं, सोनिक फ्लो, ठीक है, सोनिक फ्लो कहते हैं, सोनिक फ्लो, ठीक है दोस्तों। और मैक संख्या जब 1 से ज़्यादा रहता है तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं सुपरसोनिक फ्लो, ठीक है, सुपरसोनिक फ्लो कहते हैं, सुपरसोनिक फ्लो कहा जाता है। और जब मैक संख्या 5 से ज़्यादा रहता है तो क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपरसोनिक फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जब मैक संख्या 1 से कम रहता है तो सबसोनिक फ्लो कहेंगे, जब मैक संख्या इक्वल टू 1 रहेगा तो सोनिक फ्लो कहेंगे, जब मैक संख्या 1 से ज़्यादा रहता है तो सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है, सुपरसोनिक फ्लो कहेंगे, और मैक संख्या जब 5 से ज़्यादा रहता है तो हाइपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, जब 1 से कम हो, जब मैक संख्या 1 से कम है तो क्या कहते हैं, सबसोनिक फ्लो होता है, सबसोनिक फ्लो। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सबसोनिक फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए कटिंग टूल कैन नेवर हैव इट्स मतलब एक कटिंग टूल, जो भी हमारा कटिंग टूल होता है दोस्तों, तो कटिंग टूल का क्या नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियरेंस एंगल पॉजिटिव नहीं होना चाहिए या क्लियरेंस एंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इस चारों में से क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा कि क्लियरेंस एंगल जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कि ये कटिंग टूल में जो क्लियरेंस एंगल होता है वो कभी भी ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा मस्ट बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, और ये हमारा कटिंग टूल है और ये चिप है दोस्तों, ठीक है। ये A1 जो है अनकट चिप थिकनेस है, A2 जो है चिप थिकनेस है, और ये हमारा ये जो देखिए दोस्तों ये कटिंग टूल और ये ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैपिंग है इसी को हम लोग क्लियरेंस A0 जो है ये क्लियरेंस एंगल इसी को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये क्लियरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी तो हो सकता है बट हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि दोस्तों ये क्लियरेंस एंगल इज इसेंशियल टू अवॉइड रबिंग ऑफ द टूल फ्लैंक विद द मशीन सरफेस विच कॉज लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि दोस्तों अगर ये गैपिंग नहीं होगा, क्लियरेंस एंगल नहीं होगा, तो ये टूल का सरफेस और ये ऑब्जेक्ट का सरफेस दोनों इन कॉन्टैक्ट में आ जाएगा दोस्तों, और ड्यूरिंग कटिंग के टाइम में क्या हो सकता है कि ये दोनों के सरफेस में रबिंग हो सकता है, और रबिंग के कारण हीट जनरेट हो सकता है, हीट जनरेट हो जाएगा और फ्रिक्शन बहुत सारा आ जाएगा, जिसके कारण एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए क्लियरेंस एंगल ज़रूरत होता है दोस्तों। और क्लियरेंस एंगल देखिए कितना होता है, 3 देखिए 3 to 5, ठीक है दोस्तों, ये कितना होता है, क्लियरेंस एंगल होता है 3 to
टू 5 डिग्री 3 to 15 डिग्री 3 to 15 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियरेंस एंगल 3 to 15 डिग्री होता है और ये फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। ये डिपेंड करता है टूल वर्क मटेरियल पे ये डिपेंड करता है क्लियरेंस एंगल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रेट एट विच द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जनरेट्स मनी थ्रू सेल्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज। तो दोस्तों वह दर जिस पर पूरा संगठन किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री के माध्यम से धन अर्जित करता है उसे वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? प्रवाह क्षमता, थ्रोपुट प्रवाह क्षमता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? थ्रोपुट, प्रवाह क्षमता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डैश इज अ ग्रुप ऑफ फाइन होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वेल्ड कॉज बाय गैस एंट्रैपमेंट। तो वेल्डिंग, ये क्वेश्चन वेल्डिंग का है दोस्तों। वेल्डिंग डिफेक्ट्स होता है, जैसे इसे क्या कहते हैं, जैसे वेल्डिंग में हम लोग वेल्डिंग जब करते हैं तब ऑब्जेक्ट पे छोटा छोटा होल्स हो जाता है, छिद्र आ जाता है दोस्तों। वो कि कैसे क्यों आ जाता है दोस्तों? वो गैस जो अंदर में एंट्रैप्ट हो जाता है, जो गैस अंदर में रह जाता है तो वो गैस निकलता है, तो छोटा छोटा होल्स के माध्यम से निकलता है, तो छोटा छोटा होल्स पैदा हो जाता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको पोरोसिटी नाम कहते हैं, उसको हम पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। फाइन होल, छोटा छोटा होल्स आ जाता है ऑब्जेक्ट में, तो उसको क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, पोरोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल रीड्स इन मिलीमीटर विथ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर कॉरस्पॉन्डिंग टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर पूछ रहा है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है दोस्तों 0.01 mm होता है, ठीक है। 0.01 mm होता है, ठीक है दोस्तों, 0.01 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय HVOF इन मेटल कोटिंग। मेटल कोटिंग में HVOF से क्या मतलब है दोस्तों हमारा, ठीक है। तो HVOF का मतलब होता है हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल, हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल, ठीक है। हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल ये क्या होता है दोस्तों? तो हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग इज अ थर्मल स्प्रे होता है दोस्तों। ये थर्मल स्प्रे होता है, ये थर्मल स्प्रे कोटिंग प्रोसेस है विच इज़ यूज टू इम्प्रूव और रीस्टोर कंपोनेंट सरफेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ और ज्योमेट्री, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो किसी का सरफेस अगर ख़राब हो गया हो ड्यू टू क्रोजन, चाहे किसी भी तरीके से किसी का सरफेस अगर ख़राब हो गया हो तो उसको ये स्प्रे करके, जो ये स्प्रे करके केमिकल स्प्रे करके ये जो इसको फिर से ठीक कर देता है, ठीक है दोस्तों। इट इंक्रीज लाइफ, ऑब्जेक्ट का लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है बाय मेकिंग इट एंटी कोरोजिव, और एंटी कोरोजिव बना के इसका लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल HVOF coating is a thermal spray coating process which is used to improve or restore a component's surface properties or geometry. This surface engineering technique better enables life extensions of equipments by increasing erosion and wear resistance and corrosion protection. Means ये दोस्तों हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग जो थर्मल स्प्रे कोटिंग प्रोसेस है, तो थर्मल कोटिंग केमिकल को का स्प्रे करके किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस जो ख़राब हो गया है उसको ठीक करता है और उसको एंटी कोरोसिव बनाता है, वियर रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? HVOF का हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल, हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में
क्या है, डिटरमाइन द एलिवेशन फॉर 30 डिग्री यूजिंग 5 इंची साइन बार। तो देखिए दोस्तों, साइन बार का क्वेश्चन है। साइन बार हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, एलिवेशन मीन्स हाइट को मेजर करने के लिए हम लोग साइन बार का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हाइट पूछ रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए साइन डिग्री कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है और 5 इंची साइन बार। तो हमें इसका हाइट निकालना है। तो हाइट इक्वल टू एलिवेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 इंटू 5 इंच। 5 इंच दिया हुआ है तो बस मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इंटू 5, ठीक है दोस्तों, 1/2 इंटू 5, 1/2 मैं फिर से फ्रेश कर देता हूँ, साइन 30 इंटू 5। ओके दोस्तों, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए तो 1/2 इंटू 5 कितना वैल्यू हो जाएगा, 2.5 इंच। 2.5 इंच हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 इंटू 5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज़ यूज टू मूव द कैरेज ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग थ्रेडिंग। तो दोस्तों ये लेद मशीन का क्वेश्चन है। लेद मशीन में जो कैरेज पार्ट होता है, कैरेज पार्ट जिसमें दोस्तों सैडल, क्रॉस स्लाइड्स, एप्रोन सभी उसमें माउंटेड होता है। तो जो कैरेज जो होता है उसको थ्रेडिंग के टाइम में कैसे मूव करते हैं, किसके सहारे मूव करते हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा लीड स्क्रू। लीड स्क्रू के सहारे हम लोग कैरेज को टू एंड फ्रो मूव करते हैं दोस्तों, टू एंड फ्रो मूव करते हैं लीड स्क्रू। लीड स्क्रू कैसा होता है दोस्तों, ऐसा लीड स्क्रू, लेद मशीन में देखिए लीड स्क्रू ऐसा करके लगा रहता है, ठीक है, ये लीड स्क्रू हो गया, ये लीड स्क्रू होता है दोस्तों, इस तरह का लीड स्क्रू होता है जिसके सहारे हम लोग कैरेज को आगे पीछे करके मूव करते हैं, ठीक है, लीड स्क्रू। तो याद रखिएगा लीड स्क्रू के सहारे हम लोग ऑटोमेटिकली कैरेज को थ्रेडिंग के टाइम में मूव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, कंट्रोल वॉल्यूम इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम रेफर्स टू, मीन्स क्वेश्चन है कि कंट्रोल वॉल्यूम इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम मीन्स वॉल्यूम जो है कंट्रोल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ना ही लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है। तो उस स्टेज को, उस प्रोसेस, उस रीजन को क्या कहेंगे दोस्तों, उस रीजन को हम लोग फिक्स रीजन कहेंगे। फिक्स रीजन इन स्पेस फॉर थर्मोडायनामिक सिस्टम। देखिए और भी ऑप्शन है, मास डेट मूव्स अक्रॉस द बाउंड्री। तो ये फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि जब मास मूव ही कर जाएगा तो फिक्स वॉल्यूम कहाँ से होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ए स्पेसिफिक मास इन फ्लूइड फ्लो, ये भी नहीं होगा। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा डी। कंट्रोल वॉल्यूम को क्या कहेंगे, फिक्स रीजन इन स्पेस फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी। इसका आंसर हो जाएगा फिक्स रीजन। कंट्रोल वॉल्यूम मीन्स फिक्स रीजन, ठीक है दोस्तों, फिक्स रीजन इन स्पेस ऑफ थर्मोडायनामिक स्टडी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द चेंज स्टार्ट्स ऑन हीटिंग द स्टील इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों वो पॉइंट को क्या कहते हैं, वो टेम्परेचर पॉइंट को क्या कहते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट में जब हम लोग हीटिंग करेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को जब हम लोग हीट देंगे तो वो अपना इनिशियल स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे सॉलिड को हम लोग हीट देंगे तो जस्ट सॉलिड को वो टेम्परेचर जहाँ पे वो अपना स्टेट को चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस टेम्परेचर पॉइंट को हम लोग कहेंगे लोअर क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहेंगे, लोअर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है दोस्तों, लोअर क्रिटिकल पॉइंट। और जहाँ पे वो अपना इनिशियल स्टेट को चेंज करके वो फाइनल स्टेट में पहुँच जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हायर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या कहेंगे, जब वो अपना इनिशियल स्टेट को चेंज करना स्टार्ट करेगा, वो टेम्परेचर पॉइंट को हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट
यूज अ मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। तो देखिए दोस्तों, मल्टीपल कटिंग पॉइंट कटिंग टूल, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में सिर्फ एक ही सिंगल एज होता है, ठीक है, सिंगल एज होता है जिससे वो ऑब्जेक्ट को कटिंग करता है, ठीक है। और मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल में बहुत सारे कटिंग एजेस होते हैं, दो से भी, 2 3 4, बहुत ज़्यादा भी होता है कटिंग, बहुत ज़्यादा कटिंग एज होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टर्निंग हो गया, शेपिंग हो गया, ठीक है, ये सिंपल सा ऑपरेशन क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से करते हैं। और मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल से क्या क्या करते हैं, मिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है, ब्रोचिंग करेंगे, ठीक है, ये सब मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल से होता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि नॉट यूज अ मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल, कौन सा ऑपरेशन में मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल का यूज नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों टर्निंग। टर्निंग इज अ सिंपल कटिंग ऑपरेशन है, सिंपल कटिंग ऑपरेशन है। जैसे फेस टर्निंग हो गया, सरफेस टर्निंग हो गया, ये सब क्या है, सिंपल से सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग टर्निंग का यूज़ करते हैं। तो सिंपल मेटल रिमूविंग प्रोसेस है सिंपल टर्निंग। तो इसमें हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं कि, और मल्टीपल को कटिंग टूल का नहीं यूज़ करेंगे, सिंगल पॉइंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ़ ए इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी इज मैग्नीट्यूड विद चेंज इन टेम्परेचर एंड ई इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, then the expression for thermal stress induced in a rod length L that is fixed between two rigid ends is given as। तो मतलब क्या है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब थर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है कि व्हाट इज़ थर्मल स्ट्रेस। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इंटू डेल्टा टी इंटू ई, ये हमारा होता है, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू यंग्स मॉड्यूलस, ये हमारा थर्मल स्ट्रेस होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा डेट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, ग्रेन साइज रेंज बिटवीन 90 एंड 220 इज कंसिडर्ड एज। ग्रेन साइज, ये आपका ग्राइंडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राइंडिंग में जो ग्रेन साइज होता है दोस्तों 90 से 220 इज कंसिडर एज, कौन सा ग्रेन साइज होता है, फाइन की वेरी फाइन की कोर्स, कौन सा होता है दोस्तों। तो 90 से अगर 220 अगर देखा जाए तो फाइन ग्रेन कहेंगे, ठीक है। 90 से 220 तक का अगर ग्रेन साइज पूछे तो फाइन ग्रेन होता है, ठीक है, फाइन ग्रेन कहते हैं। जैसे देखिए 10 से 24 अगर रहे तो इसको हम क्या कहेंगे, कोर्स ग्रेन कहेंगे, ठीक है, कोर्स ग्रेन कहेंगे। और 30 से 60 के रेंज में रहेंगे दोस्तों तो इसको मीडियम ग्रेन साइज कहा जाएगा, मीडियम ग्रेन साइज, ठीक है। और अगर 80 या 90 जो भी 80 से 180 तक रहेगा तो इसको हम फाइन ग्रेन साइज कहेंगे, ठीक है, फाइन ग्रेन साइज कहेंगे। और एवब 220 रहेगा, मीन्स 220 से लाइक 600 तक रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, वेरी फाइन ग्रेन साइज कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से देख लीजिए
10 से 20 रहेगा तो कोर्स ग्रेन साइज कहा जाएगा, 30 से 60 रहेगा तो मीडियम ग्रेन साइज रहेगा, 80 से 180 के रेंज में रहेगा तो फाइन ग्रेन साइज रहेगा, और 220 to 600 रहेगा तो वेरी फाइन ग्रेन साइज रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइन ग्रेन, क्योंकि ये 90 से 220 के नीचे पूछ रहा है तो फाइन ग्रेन रहेगा, फाइन ग्रेन साइज रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि आफ्टर न्यू मून द नेक्स्ट 14 डेज वेयर द मून ग्रोज थिकर एंड बिकम्स विजुअल एज द फुल नियर परफेक्ट राउंड मून इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ द मून। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अमावस्या के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा मोटा होता है और लगभग पूर्ण गोलाकार दिखाई देने लगता है, चंद्रमा की इस कला को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों वैक्सिंग फेज ऑफ मून, चांद की वर्धन कला कहा जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, वैक्सिंग फेज ऑफ द मून कहा जाएगा। ठीक है, वैक्सिंग फेज ऑफ द मून। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि which of the following shutdown method is often called warm boot कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो कंप्यूटर क्वेश्चन में वार्म बूट किसको कहते हैं। तो वार्म बूट हमको रीस्टार्ट, जब हम लोग कंप्यूटर को जब हम लोग रीस्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, वार्म बूट भी कहते हैं। रीस्टार्ट को हम लोग वार्म बूट भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा रीस्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ टोटल ओजोन वाज डेवलप्ड बाय। तो देखिए ओजोन की परत को हम लोग मापने के लिए किसका यूज करते हैं, डॉप्सन का यूज करते हैं। तो बस डॉप्सन का यूज करते हैं। तो डॉप्सन क्या साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा होगा। तो देखिए किसका, कौन सा साइंटिस्ट में डॉप्सन लगा हुआ है। तो देखिए डॉप्सन देखिए दोस्तों, गॉर्डन एम बी डॉप्सन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, तो गॉर्डन एम बी डॉप्सन जी ने ये ओजोन का मापने का इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था, गॉर्डन एम बी डॉप्सन। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हु हैज़ ओन द सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017। किसने सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी 2017 का जीता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली को ये पुरस्कार मिला था 2017 का गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सुपर एब्रेसिव ग्रीट इन द ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्रीट ऑन द ग्राइंडिंग व्हील कौन करता है दोस्तों। तो देखिए ग्रीट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सुपर एब्रेसिव ग्रीट इन द ग्राइंडिंग व्हील। कॉन्सेंट्रेशन से पता चलता है कि सुपर एब्रेसिव है ग्राइंडिंग व्हील में हमारा। ठीक है, तो ये कौन बताएगा, कॉन्सेंट्रेशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज फॉर। तो सिलिकॉन स्टील कहाँ पे यूज होता है। तो सिलिकॉन स्टील हमारा यूज होता है ट्रांसफार्मर में यूज होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफार्मर सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज फॉर ट्रांसफार्मर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ए hollow steel column has the carry an axial load 2 lakhs kg and ultimate stress of the steel column is 4800 kg centimeter square and allow a load factor मतलब factor of safety 4. What is the sectional area of the column। मतलब सेक्शनल एरिया पूछ रहा है दोस्तों। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है,
तो हमारा ये सेक्शनल एरिया पूछ रहा है। तो चलिए सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला देखना पड़ेगा हमको। तो सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला होता है एक्सियल लोड। देखिए दोस्तों लिख लीजिएगा, एक्सियल लोड, सॉरी, तो सेक्शनल फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्सियल लोड, एक्सियल लोड बटा वर्किंग स्ट्रेस होता है दोस्तों, वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो एक्सियल लोड, एक्सियल लोड बटा, एक्सियल लोड बटा वर्किंग स्ट्रेस होता है। तो हमारा एक्सियल लोड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक्सियल लोड कहाँ पे है, एक्सियल लोड हमारा दिया हुआ है जो कि 2 लैक्स है। ठीक है, एक्सियल लोड दिया हुआ है जो कि 2 लैक्स है, 2 लैक्स। ठीक है, 2 लैक्स एक्सियल लोड जो है 2 लैक्स है, बट वर्किंग स्ट्रेस हमको पता नहीं है। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस नहीं पता है, तो वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस देखिए, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 4800 दिया हुआ है, बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 दिया हुआ। तो इसे को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200, 1200 हमारा वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगा। तो वर्किंग स्ट्रेस 12 आ जाएगा, तो बस यहाँ से हम लोग को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो सेक्शनल एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सियल लोड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो हमारा क्वेश्चन में एक्सियल लोड दिया हुआ है 2 लैक्स और वर्किंग स्ट्रेस नहीं दिया हुआ था, तो वर्किंग स्ट्रेस हम लोग निकाल लेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेस 4800 दिया हुआ है बाय 4, तो 1200 आ जाएगा। बस इसको काटेंगे तो 2 लैक्स बटा 12 को काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 166.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 166.66 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए, किसको समर्थन और बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मर, जैविक खेती, जैविक खेती का बढ़ावा दिया गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था 2015 में। तो ऑर्गेनिक खेती का कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द मोशन ऑफ द बॉडी इज इम्पेंडिंग इज नोन एज। तो कौन सा मोशन, कौन सा, जब किसको कहेंगे दोस्तों, परिणामी प्रतिक्रिया और उस तल के अभिलंब के बीच का कोण जिस पर पिंड गति करता है। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका उस एंगल, रिजल्टेंट रिएक्शन किस पे निर्भर करता है दोस्तों, तो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। फिर से देखिए, फिर से एक बार पढ़िए दोस्तों, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द मोशन ऑफ द बॉडी इम्पेंडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑर्गेनिक फ्लक्स। ऑर्गेनिक फ्लक्स क्या है, कौन है दोस्तों, टैलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से ऑर्गेनिक फ्लक्स कौन सा है दोस्तों, तो ये टैलो, ये टैलो जो है दोस्तों ऑर्गेनिक फ्लक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विद बी एंड डेप्थ डी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द डेप्थ, पैरेलल टू द डेप्थ दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है, और ये जिसने
ये क्वेश्चन पेपर जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, देखिए उसने भी ये गलती किया है। देखिए दोस्तों, ये उसने सी आंसर दिया है जो रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए करेक्ट आंसर डी है, बट उस बंदे ने आंसर सी दिया है जो उसका रॉन्ग हो गया। और ये उसका गलती नहीं है दोस्तों, ये अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, लास्ट में उसने डेप्थ दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ऐसे अगर यहाँ पे अगर विद बोलता, यहाँ पे पैरेलल टू द विद बोलता, तो हमारा आंसर हो जाता है BD³/12 होता है, BD³/12 होता है। ठीक है, BD³/12 होता है, बट उसने क्या किया? पैरेलल टू द डेप्थ बोला है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा DB³ हो जाएगा। याद रखिए DB³ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, DB³/12। आप लोग भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पैरेलल किसका है। ठीक है, ये जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है दोस्तों, तो इसका पैरेलल है, तो देखिए इसको डी, ये डी है, ये बी है, तो पैरेलल किसका है? अगर इसका पैरेलल पूछेगा तो देखिए BD³ हो जाएगा /12, और अगर इसका पैरेलल पूछेगा तो ये डी है, तो DB³/12 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, द नंबर 120 इन द ग्राइंडिंग व्हील RD120N 100M4 स्पेसिफाइड दी। इस नंबर से हमें क्या पता चलता है दोस्तों? तो एवरेज ग्रेन साइज, इससे हमारा एवरेज ग्रेन साइज का पता लगता है। ठीक है, एवरेज ग्रेन साइज, ये नंबर जितने भी नंबर है ये एवरेज ग्रेन साइज का नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इन द न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, द रेशियो ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इन द न्यूट्रल फ्लेम। तो देखिए 3 टाइप का फ्लेम होता है, आप भी जानते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड एक होता है कार्बराइजिंग फ्लेम। ठीक है, जिसमें देखिए न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का रेशियो 1:1 होता है। ठीक है, और कार्बराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन ज़्यादा होता है, तो एसिटिलीन कितना होता है? 3:1। 3 पार्ट एसिटिलीन का होता है, 1 पार्ट होता है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि 1 पार्ट एसिटिलीन का होगा और 3 पार्ट किसका होता है? 3 पार्ट क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन 3 पार्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। कार्बराइजिंग फ्लेम में क्या होता है? 3 पार्ट एसिटिलीन का होता है, 1 पॉइंट ऑक्सीजन का होता है, मतलब कार्बराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा होता है, ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, बट न्यूट्रल फ्लेम में दोनों का बराबर होता है, 1:1, दोनों का मात्रा बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:1 हमारा आंसर हो जाएगा। न्यूट्रल फ्लेम में रेशियो क्या होता है? एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का 1:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 27वीं फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस 27वीं फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। याद रखिएगा कहाँ पर कराया गया था? तो दोस्तों गुजरात में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टिसिपेटरी नोट्स एसोसिएटेड। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स सिचुएटेड, मतलब पार्टिसिपेटरी नोट्स इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन या नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि द हॉरिजेंटल फीड इन अ लेद मशीन इज कंट्रोल बाय। तो द हॉरिजेंटल फीड इन लेद मशीन कंट्रोल बाय कैसे? हॉरिजेंटल फीड जो दोस्तों, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो ये हॉरिजेंटल फीड जो होता है ये किससे कंट्रोल किया जाता है दोस्तों? तो ये एप्रोन से हॉरिजेंटल फीड जो है, हॉरिजेंटल फीड एप्रोन से हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और एप्रोन क्या है दोस्तों?
ये कैरेज का पार्ट है। देखिए ये कैरियज का पार्ट है एप्रोन, जिसमें दोस्तों क्या क्या होता है, सैडल होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, कैरेज होता है, सभी एक साथ माउंटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग ये क्रॉस स्लाइड से वर्टिकल मोशन होता है और एक होता है हॉरिजेंटल मोशन। तो हॉरिजेंटल फीड होता है, जब हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ये वर्टिकल फीड हो गया, ये हो गया हॉरिजेंटल फीड हो गया। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल फीड को कंट्रोल किससे करते हैं, ये देखिए ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो हॉरिजेंटल फीड लेद मशीन में हॉरिजेंटल फीड हम लोग कैसे करते हैं, किससे कंट्रोल करते हैं, एप्रोन से करते हैं। याद रखिएगा, ये एप्रोन से करते हैं, एप्रोन से। ठीक है, देखिए लेद मशीन के एक बार मैं एक बार डायग्राम से फ़ोटो से आपको समझाता हूँ कि एप्रोन कहाँ पे है। देखिए चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लेद मशीन है, ये लेद मशीन है। इसका पार्ट्स देखिए दोस्तों, ये हेड स्टॉक है, इसको हेड स्टॉक कहते हैं, इस पार्ट को हेड स्टॉक है। ये स्पिंडल है, ये दिस इज कॉल्ड स्पिंडल। जो है 4 जो 3 जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल है। ये चक है दोस्तों, ये देखिए ये चक है, 4 जो चक, 5 जो चक। उसके बाद ये देखिए टूल पोस्ट है, एक कंपाउंड रेस्ट है, उसके बाद क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड, सैडल, टेल स्टॉक, इसको टेल स्टॉक कहते हैं, हैंड व्हील है दोस्तों। और एप्रोन मैं समझाने वाला था आपको। देखिए दोस्तों एप्रोन कहाँ पे है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हुआ हमारा एप्रोन, इससे ही। और ये लीड स्क्रू है, देखिए ये लीड स्क्रू, ये 1 2 3 4 5, ये हमारा लीड स्क्रू है, इससे ही कंट्रोल होता है दोस्तों टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, इसका कैरेज का। ठीक है, और ये एप्रोन है, इससे दोस्तों देखिए ये हॉरिजेंटल फीडिंग जो होता है ना, हॉरिजेंटल फीडिंग, ये कंट्रोल कैसे करते हैं, एप्रोन से करते हैं दोस्तों। ये एप्रोन से हम लोग आगे पीछे हॉरिजेंटल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये हमारा इस पार्ट को कैरेज कहते हैं। ये चिप पैन है दोस्तों, यहाँ पर जितना भी कटिंग होता है यहाँ पर चिप गिरता है दोस्तों, चिप पैन है, यहाँ पे चिप गिरता है। ठीक है, ये लेग है, ये फीड रोड है, इसको बेड कहेंगे दोस्तों, ये बेड है। ठीक है, ये गाइड वेज है, ये गाइड वेज है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आज 30 क्वेश्चन का सलूशन। नेक्स्ट डे कल मैं 30 या 40 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन है दोस्तों। और मेरे पास सभी एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम मैंने बताया, सभी एग्ज़ाम का रियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो मैं सभी का क्वेश्चन 1 बाय 1 कराऊंगा। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।